Hello students, today I am going to discuss third application of Gauss's theorem in which we find out electric field intensity just outside a charged conducting plane plate or sheet. स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग सीट है तो नॉन कंडक्टिंग सीट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज उस नॉन कंडक्टिंग सीट में जहां पर भी प्रोड्यूस किया जाता है वहीं पर रह सकता है, बिकॉज जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनमें लाइट चार्जेस के बीच रिपल्सन फोर्स तो होता है, बट ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज उस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में फ्लो होकर या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में मोशन करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव नहीं कर सकते, बिकॉज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल वो है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन नहीं कर सकता. इट मींस इन अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट मूव और फ्लो. अब हम लोग आज बात करते हैं यार कंडक्टिंग सीट की. तो नॉन कंडक्टिंग सीट और कंडक्टिंग सीट में क्या डिफरेंस है? स्टूडेंट, जब हमने इस नॉन कंडक्टिंग सीट में इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस किया था तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज जहां प्रोड्यूस किया था वहीं पर था. बट इन केस ऑफ अगर ये हमारी एक कंडक्टिंग सीट है देन यार क्या होगा कि ये जो लाइट चार्जेस हैं इनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स होगा, इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये जो इसका फ्रंट साइड है इस नॉन कंडक्टिंग इस कंडक्टिंग सीट का, तो इस कंडक्टिंग सीट के फ्रंट साइड एंड बैक साइड बोथ साइड में ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लाइट चार्जेस एंड मटेरियल जो है हमारा वो कंडक्टिंग है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रंट साइड एंड बैक साइड बोथ साइड में अपीयर हो जाएगा. इट मींस अब यार क्या है, इन केस ऑफ कंडक्टिंग सीट जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस प्लेट के दोनों अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस में प्रेजेंट रहने वाला. यार ये कह सकते हैं कि ये कंडक्टिंग सीट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमारा उसके बोथ सरफेस अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस में ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लाइट चार्जेज एंड मटेरियल कंडक्टिंग है तो फ्लो होकर इसके बोथ सरफेस में आ जाएगा. इट मींस इस साइड में भी इलेक्ट्रिक चार्ज अपीयर होगा, इस साइड में भी इलेक्ट्रिक चार्ज अपीयर होगा. यार हुआ क्या था कि जो अपनी कंडक्टिंग सीट थी उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हमने जहां प्रोड्यूस किया था, इट मींस अगर उसके एक साइड पे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस किया है तो उधर ही इलेक्ट्रिक चार्ज था. बट इन केस ऑफ कंडक्टिंग सीट इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स उस कंडक्टिंग सीट के बोथ सरफेसेस में अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस बोथ सरफेस में प्रेजेंट हो जाए. इसका मतलब यह हुआ कि इन केस ऑफ कंडक्टिंग सीट जो हमारी सीट होगी वो टू सरफेसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह बिहेव करेगी. इट मींस वन कंडक्टिंग सीट बिहेव्स लाइक टू नॉन कंडक्टिंग सीट. अब यार क्या हुआ कि ये मान लीजिए सपोज है हम इस सीट को जो डायग्राम में बनाने जा रहे हैं हम इस सीट को इस तरीके से रखते हैं तो अब क्या होगा कि हमें डायग्राम में इस सीट का केवल ये वाला जो है पार्ट दिखाई देगा. क्लियर है? तो हमने इस सीट को जो है कुछ इस तरीके से रख दिया डायग्राम में और इधर साइड जो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेंसिटी है सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है और इधर साइड में जो इलेक्ट्रिक चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी सिग्मा. इट मींस ये कुछ इस तरीके से हमने सीट को रखा हुआ है और इसके बोथ पार्ट्स में दोनों सरफेसेस में फ्रंट एंड बैक में जो इसके यूनिट सरफेस एरिया में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है वो सिग्मा क्यूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा क्यूलम पर मीटर स्क्वायर. अब क्या है यार, इसके जस्ट आउटसाइड हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो हम एक पॉइंट लेट कर लेते हैं P, एक पॉइंट लेट करते हैं P जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? यूनिट कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उससे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं. अब क्या है यार कि ये जो हमारा फर्स्ट सरफेस 1 है एंड ये जो हमारा सरफेस 2 है, सरफेस 1 भी इस यूनिट कूलम के पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को रिपेल करने वाला है
और सरफेस सेकंड भी यूनिट कूलम के इलेक्ट्रिक चार्ज को रिपेल करने वाला। तो सरफेस फर्स्ट यूनिट कूलम के इलेक्ट्रिक चार्ज को रिपेल कर रहा है, जितने फोर्स से रिपेल करेगा उससे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और सरफेस सेकंड भी जितने फोर्स से रिपेल करेगा उससे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर E2। यार ये सरफेस 1 में 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज पे वेक्टर E1 फोर्स एंड सरफेस 2 ने 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर E2 अप्लाई किया। बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, बोथ साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ने यूनिट कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है वो सेम डायरेक्शन में। देन अगर इनके डायरेक्शन सेम है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगा और उसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होगी। अब यार क्या है कि अगर हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग सीट थी, इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सीट मतलब एक सरफेस में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट था, तो जो इसके नियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो थी E = सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यार इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे न्यूटन पर कूलम, क्लियर, इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोगों ने पाया था वेक्टर E = सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम नॉन कंडक्टिंग के केस में अगर हम फार्मूला रिवाइज करते हैं, नॉन कंडक्टिंग सीट के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो थी वेक्टर E = सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्या है यार, फर्स्ट सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू सरफेस 1 ऑफ कंडक्टिंग सीट वो है वेक्टर E1 = सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड इन डायरेक्शन आउटवर्ड। अगेन यार सेकेंड सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिक पॉइंट P में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू सरफेस 2 ऑफ कंडक्टिंग सीट that is vector E2 = sigma by 2 epsilon naught Newton per coulomb towards normal to the surface outward। नेक्स्ट अब क्या है यार स्टूडेंट, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को सरफेस 1 ने रिपेल किया है, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को सरफेस 2 ने रिपेल किया है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। देन पॉइंट P में रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंस वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 आर इन द सेम डायरेक्शन so resultant electric field at point P, resultant electric field intensity at point P, तो यार स्टूडेंट पॉइंट P में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी बनने वाली है, कैपिटल E = E1 प्लस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल E = बाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस। अब स्टूडेंट तो यहां पे जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो एक कंडक्टिंग सीट के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होती है उसका फार्मूला कैसे हमें ऑब्टेन करना है,
तो इसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना होगा कि जो एक कंडक्टिंग सीट होती है उसका बिहेवियर टू नॉन कंडक्टिंग सीट्स की तरीके होता, बिकॉज ऑफ जो लाइक चार्जेज है उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो उस कंडक्टिंग सीट के बोथ सरफेस में प्रेजेंट हो जाता है। बिकॉज कंडक्टिंग सीट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकता है, कंडक्टिंग सीट में इलेक्ट्रिक चार्ज मूव हो सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्प्लेस हो सकता है। इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सीट ये पॉसिबल नहीं है। तो यार इस तरीके जो है एक कंडक्टिंग सीट के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम, और उसकी जो डायरेक्शन होगी नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग सीट है। सेकेंड थिंग यार, अगर हम लोग इस कंडक्टिंग सीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, मान सपोज दैट पॉइंट P डैश इस कंडक्टिंग सीट के अंदर है, तो यार जब हम यहां पर 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करेंगे तो जितना सरफेस 1 इसको रेपेल करेगा उतना भी सरफेस 2 रेपेल करेगा। इट मींस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो बात ये पता चल रही है कि जो भी हमारी कंडक्टिंग सीट है, कंडक्टिंग सीट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी। यार कोई भी कंडक्टर होना, उस कंडक्टर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेक करेंगे, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जो मटेरियल है उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 0। इट मींस एक कंडक्टिंग सीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी और उसके आउटसाइड जाने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम होगी। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम?